आपकी बेस्ट फ्रेंड रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बोलती है कि एक नया टेस्ट आया है जो कि 99% एफिशिएंट है एक खतरनाक बीमारी का पता लगाने में। अगर इस बीमारी का जल्दी पता लग जाए तो इलाज मुमकिन है। आपकी फ्रेंड वो टेस्ट ले लेती है। कुछ दिन बाद उस टेस्ट का रिजल्ट आता है एंड वो आता है पॉजिटिव। आपकी फ्रेंड बहुत घबरा जाती है एंड फिर वो आपको बताती है उस टेस्ट के बारे में। सिंस आप एक डेटा साइंटिस्ट हो तो आप उसको बताते हो कि इवन दो उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है, उसके बीमार होने के चांसेस लेस देन 1% हैं। आप उसे सजेस्ट करते हो कि कोई भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले वो ये टेस्ट मल्टीपल टाइम्स ले। इसे सुनकर आपकी फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है और वो आपको थैंक यू बोलकर डॉक्टर के पास ये टेस्ट मल्टीपल टाइम्स लेने चली जाती है। बाकी के सारे टेस्ट में रिजल्ट नेगेटिव आता है, जिससे आपकी फ्रेंड काफी रिलीव हो जाती है। अब आप जानना चाहोगे कि इवन दो टेस्ट 99% एफिशिएंट है बीमारी का पता लगाने में, फिर भी उसके पॉजिटिव आने के बाद बीमार होने के चांसेस लेस देन 1% कैसे हैं? मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के एंड में। नमस्ते, मेरा नाम क्षितिज अग्रवाल है और मैं प्रोफेशन से एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। मेरे पास 10 साल का प्रोफेशनल डेटा साइंस एक्सपीरियंस है, जिसे मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, फाइनेंस और कंसल्टिंग जैसे सेक्टर्स में अप्लाई किया है। मैं यहाँ आपको डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई भी कहते हैं, उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आप भी ये पावरफुल टेक्नोलॉजी को अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में अप्लाई कर सकें। आप मेरे प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस को लिंक्डइन पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज के वीडियो में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम के बारे में समझते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। इसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इसे रीड किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इवेंट ए होने की अब क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंश्योरेंस कंपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये पता लगाना चाहेगी कि आपकी एक्सीडेंट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन आपकी एज लेस देन 25 ईयर्स है। सिमिलरली, आप ये पता लगाना चाहोगे कि किसी भी फ़ोन कॉल के स्पैम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोवाइडेड उसमें पैसे देने की बातें की जा रही हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के होने की वजह से दूसरे रिलेटेड इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है। आइए इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए होता है। यहाँ टर्म्स को रीअरेंज करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए एंड बी को स्वैप करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आइए इस फॉर्मूले को इन एग्जांपल्स पर अप्लाई करते हैं। हमें जानना है कि दूसरी बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोवाइडेड पहली बार हेड आया हो। इसे हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड हेड इंटरसेक्शन फर्स्ट हेड कैलकुलेट करते हैं, जो कि एसेंशियली 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट टॉस में हमें या तो हेड मिल सकता है या फिर टेल्स। सेकंड टॉस में फॉर ईच आउटकम हमें हेड्स या टेल्स मिल सकता है। तो हमारे पास टोटल 4 आउटकम्स हैं, हेड हेड, हेड टेल्स, टेल हेड्स एंड टेल टेल। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 1, क्योंकि हेड हेड सिर्फ एक ही बार आया है आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड हेड इंटरसेक्शन फर्स्ट हेड बन जाती है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हेड है 1/2, जो कि एसेंशियली एक बार कॉइन टॉस में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड हेड गिवन फर्स्ट हेड बन जाती है 1/4 डिवाइड बाय 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हमारा पहला हेड आया तो ये पूरा आउटकम पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमारे पास या तो हेड हेड आ सकता है या फिर हेड टेल। सिंस हमें हेड हेड चाहिए आउट ऑफ 2 पॉसिबल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड हेड गिवन फर्स्ट हेड बन जाती है 1/2। आइए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक काले बैग में अगर 5 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स डालें तो पहली बार रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/10 थी, पर दूसरी बार रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/9 ही रह गई थी।
आइए देखते हैं कि कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू हमें यही आंसर मिलता है। हमें दूसरी बार रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, प्रोवाइडेड पहली बार रेड बॉल आई हो। इसे हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल इंटरसेक्शन फर्स्ट रेड बॉल कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ड्रॉ में 5 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स आ सकती हैं। सेकंड ड्रॉ में 4 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स आ सकती हैं, बिकॉज फर्स्ट ड्रॉ के बाद बैग में सिर्फ 4 रेड बॉल्स रह जाती हैं। तो नंबर ऑफ वेज 2 रेड बॉल्स आ सकती हैं विल बी 5 times 4 equals to 20. Similarly, blue and red balls equals to 20. Number of ways for red and blue balls will be 5 times 5 equals to 25, and blue and blue balls will be 25. तब total possible outcome बन जाते हैं sum of all possible events which is 90. Number of favorable outcomes है number of times red and red ball which is 20. तो probability of second red ball intersection first red ball will be 20 by 90 equals to 2 by 9. Probability of first red ball है 5 by 10 because पहली बार red ball draw करने के 5 तरीके हैं out of 10 options. तो probability of second red ball given first red ball बन जाएगा 2 by 9 divided by 1 by 2 which is equals to 4 by 9, जो कि बराबर है पहले calculated value से। जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना थोड़ा टफ था, इवन दो हमारे पास सिर्फ 90 टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे। इमेजिन करिए अगर इसकी जगह 1000 पॉसिबल आउटकम्स होते तो उसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को हम दूसरी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। यहाँ पर बस हमने ए एंड बी इवेंट्स को स्वैप किया है। तो प्रोडक्ट रूल के थ्रू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी दिस। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए विल बी दिस। इन्हें पहली इक्वेशन में प्लग करते हैं एंड टर्म्स को रीअरेंज करें, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसे बोलते हैं बेस थ्योरम। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में। इसकी एप्लीकेशन आपको एआई और डेटा साइंस दोनों में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, नाइव बेस्ड क्लासीफायर जिससे ईमेल के स्पैम और नॉट स्पैम को पता लगाते हैं, वो बेस थ्योरम पर ही आधारित है। इनफैक्ट जितने भी हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं उसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडल गिवन डेटा ही कैलकुलेट करते हैं। इन एडवांस कॉन्सेप्ट्स को हम आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आइए अब बेस थ्योरम को ब्लू एंड रेड बॉल्स वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें दूसरी बार रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, प्रोवाइडेड पहली बार रेड बॉल आई हो। इसे हम बेस थ्योरम के थ्रू लिखते हैं, तब ये इक्वेशन बन जाती है ये। आइए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल वो सारे इवेंट्स हैं जहां सेकंड ड्रॉ में रेड बॉल ड्रॉ हो सकती हो, जो कि RR + BR इवेंट्स हैं। तब हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बन जाते हैं 20 + 20 equals to 40 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल बन जाती है 40 by 90 which is 4 by 9। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल सेकंड रेड बॉल पर निर्भर नहीं करती, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल गिवन सेकंड रेड बॉल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल। इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट इक्वेशन में प्लग करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल गिवन फर्स्ट रेड बॉल विल बी 4 by 9 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 4 by 9। आइए एक और एग्जाम्पल पर बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। आप जानना चाहते हैं कि किसी भी ईमेल के स्पैम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोवाइडेड उसमें लॉटरी वर्ड है। ये नाइव बेस्ड स्पैम क्लासीफायर का एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है। हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि हमारे इनबॉक्स में स्पैम ईमेल्स 2% हैं। उन स्पैम ईमेल्स में लॉटरी वर्ड 90% ईमेल्स में है। ऑल्सो नॉन स्पैम ईमेल्स में लॉटरी वर्ड 1% ईमेल्स में है। बेस थ्योरम के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम ईमेल गिवन लॉटरी वर्ड होता है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम ईमेल है 0.02 बिकॉज 2% ईमेल्स हमारे स्पैम हैं। Probability of lottery word given spam email है 0.9 because 90% spam emails में lottery word है। हमारे पास न्यूमरेटर की दोनों वैल्यूज हैं, पर डिनोमिनेटर में probability of lottery word डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। आइए अब probability of lottery word को इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना सीखते हैं। आप इस वेन डायग्राम को देखिए।
यहाँ ब्लू सर्कल स्पैम ईमेल्स का है एंड रेड सर्कल लॉटरी वर्ड का है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉटरी वर्ड जानना है जो कि इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया 2, जिसे हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया 1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम ईमेल इंटरसेक्शन लॉटरी वर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया 2 को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम ईमेल्स इंटरसेक्शन लॉटरी वर्ड भी लिख सकते हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम ईमेल वो सारा एरिया है जो ब्लू सर्कल के बाहर का है, एंड जब इसका इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉटरी वर्ड के साथ करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया 2 मिलेगा। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉटरी वर्ड विल बी इक्वल टू दिस। आइए अब इस फॉर्मूला में प्रोडक्ट रूल लगाएं, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉटरी वर्ड विल बिकम दिस। आइए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉटरी वर्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये टर्म एग्जैक्टली न्यूमरेटर के बराबर है जिसे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। आइए अब इन दो टर्म्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट रूल के थ्रू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम ईमेल विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम ईमेल विच इज इक्वल्स टू 0.98। Now, probability of lottery word given not spam email will be 0.01 because याद कीजिए हमारे पास नॉन स्पैम ईमेल्स में 1% ईमेल्स थे जिसमें लॉटरी वर्ड था। अब हमारे पास सारी टर्म्स की वैल्यू है तो इन्हें ओरिजिनल इक्वेशन में प्लग करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम ईमेल गिवन लॉटरी वर्ड विल बी इक्वल्स टू 0.647। इसका मतलब अगर किसी भी ईमेल में लॉटरी वर्ड है तो उसके स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी 65% है, जो कि सिग्निफिकेंटली हाई है किसी भी ईमेल को स्पैम क्लासिफाई करने के लिए। आप बाद के वीडियोस में देखेंगे कि कैसे नाइव बेस्ड स्पैम क्लासिफायर में हम इसी एग्जाम्पल को और वर्ड्स में एक्सटेंड करेंगे जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम ईमेल गिवन स्पैम वर्ड्स मोर देन 90% हो जाएगा। पिछले एग्जाम्पल में जैसे आपने देखा कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉटरी वर्ड को इनडायरेक्ट तरीके से कैलकुलेट किया है। इनफैक्ट बेस थ्योरम में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन नॉट ए से कैलकुलेट करते हैं। तब बेस थ्योरम का फॉर्मूला बन जाता है ये, जो कि एसेंशियली है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। आशा है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स में लिखिए, मैं रिप्लाई के थ्रू उन्हें सॉल्व करूँगा। आइए अब जानते हैं कि टेस्ट 99% एफिशिएंट है बीमारी का पता लगाने में, फिर भी उसके पॉजिटिव आने के बाद भी आपके बीमार होने के चांसेस कैसे लेस देन 1% हैं। तो हम एसेंशियली ये जानना चाहते हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको सच में बीमारी है प्रोवाइडेड टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव है। इसको हम इस टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे जहां डी डिजीज़ है एंड पॉजिटिव टेस्ट है। हम बेस रूल लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़ गिवन पॉजिटिव टेस्ट बन जाता है ये। अगर इस इक्वेशन में प्रोडक्ट रूल लगाएं तब ये बन जाती है ये। आपने जब इस बीमारी के बारे में ऑनलाइन पढ़ा तो आपको पता चला कि ये बीमारी सिर्फ 0.01% पॉपुलेशन में होती है। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़ बन जाता है 0.0001। हमें टेस्ट की एफिशिएंसी पता है जो कि है 99%, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव टेस्ट गिवन डिजीज़ बन जाता है 0.99। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिजीज बन जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज विच इज इक्वल्स टू 0.9999 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव टेस्ट गिवन नॉट डिजीज बन जाता है 0.01 बिकॉज टेस्ट 99% एफिशिएंट है, मतलब 1% केसेस में अगर आपको डिजीज नहीं है फिर भी टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज गिवन पॉजिटिव टेस्ट बन जाता है ये, जो कि बराबर है 0.009 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1% होता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ डिजीज़ बहुत ही रेयर है, सिर्फ 0.01% लोगों को ये डिजीज़ होती है। तो इवन दो हमारा टेस्ट 99% एफिशिएंट है, पर 1% ऑफ 99.99% बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। इसलिए
ऐसे टेस्ट जो किसी रेयर डिजीज का पता लगाते हैं उन्हें हमें मल्टीपल टाइम्स लेना चाहिए टू कंफर्म वेदर हमें वो डिजीज है या नहीं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। मैं डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारे वीडियोस डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप अपकमिंग वीडियोस को मिस ना करें। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।